What's up guys, this is Rajkumar Singh and today we are going to deal with a fresh lesson of history, that is a हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। सो पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने जोग्राफी के बारे में बात की थी। जोग्राफी का पार्ट लेसन नंबर 1 लेसन नंबर 2 हमने कंप्लीट किया है। नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद अ न्यू लेसन ऑफ हिस्ट्री, दैट इज हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। सो लेट अस बिगिन विद द मीनिंग ऑफ द लेसन हिस्टोग्राफी। व्हाट इज हिस्टोग्राफी? हिस्टोग्राफी क्या होता है? सो हिस्टोग्राफी इज नथिंग बट इट्स अ प्रोसेस और यू कैन से इट इज अ act which is taken into consideration while writing the history, that is known as a historiography, and the person who write history, they are known as an historian. Okay, so basically what is development in the west? How does the historiography developed in the western country that we are going to see in this lesson? Western country, when I'm talking about, we are talking about European countries, North American countries, South American countries, Latin America, Anglo-Americans, that's we are going to talk about all this thing. So let us first discuss with the objective. Objective क्या है, क्या क्या हम स्टडी करने वाले हैं इस लेसन के अंदर? तो फर्स्ट वन इज योर ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी, second modern historiography, development of scientific perspective in Europe, and historiography, notable scholars. So all these things we are going to study in this particular lesson. तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को शुरू करेंगे and this video gonna be lengthy हो गया वीडियो, so that's why I'm going to bifurcate this video in 4 or 6-7 parts, because that's not like the geography that we are going to complete in within the 3 videos or 4 videos. It's going to be the lengthy. So let us begin with the topic. Now historical research, writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of the past event and their interconnection. This is a continuous process. अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो भी आप historical studies करते हो, whether it can be in the form of research, whether it can be in the form of writing, या आप reading भी कर रहे हो, तो उसके पीछे आपका एक objective होना चाहिए। आप objective की बात करें तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, आपका एक aim होना चाहिए, प्री-डिस्क्राइब्ड गोल होना चाहिए कि आप क्यों स्टडी कर रहे हो, क्या रीज़न है उसके पीछे, ये पहले से आपको पता होना चाहिए। जब तक इसके बारे में कोई एम ना होगी, ना आपके पास कोई ऐसा मतलब कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, तो इट्स अ वर्थलेस है, स्टडी करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए पहले आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जब भी आप किसी सब्जेक्ट की स्टडी करते हो। तो सेम इज़ रिलेटेड विद द हिस्ट्री। व्हेन राइटिंग और व्हेल कैरिंग आउट एनी काइंड ऑफ द रिसर्च, यू मस्ट हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द और यहाँ पर क्या कहा है, अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट इवेंट। अब पास्ट इवेंट की क्रोनोलॉजी का मतलब यहाँ पर क्या होता है? क्रोनोलॉजी इज नथिंग बट इट्स रिलेटेड विद द टाइम। जिस तरीके से टाइम पीरियड्स बीतते जाता है ना, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, इस टाइम पीरियड की स्टडी को ही हम क्रोनोलॉजी बोलते हैं। ये एक सीक्वेंस होता है। तो अगर आपको किसी भी हिस्ट्री को स्टडी करना है तो उसके डायरेक्टली आप मिडल से या लास्ट वन से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। आपको पहले उसके ओरिजिन के बारे में पढ़ना होगा। सपोज जैसे कि अगर हम मुगल हिस्ट्री की बात करें, तो अगर मुझे स्टडी करना है तो मैं सबसे पहले शुरू करूँगा कहाँ से? मैं सबसे पहले बाबर से शुरू करूँगा और फिर जाके मैं औरंगज़ेब, हुमायूं, अकबर, ये सारे बारे के बाद में स्टडी करूँगा मैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, एक ऑर्डर को फॉलो करना है, टाइम पीरियड को फॉलो करना है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस होता है। ये प्रोसेस ऐसा नहीं कि मतलब आपने आधी स्टडी कर दिया आज, उसके बाद उसको बीच में छोड़ दिया, सो दैट डजेंट मेक एनी सेंस। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता ही रहता है। तो इतना समझा सभी को? ओके, तो नेक्स्ट अब देखते हैं हम। In the physical and natural science, the empirical methods, laboratory methods of experiment and observation is used to verify the knowledge. This method allow formulating laws that remains true irrespective of the time and the space. Those law can be tested and proved repeatedly. अब देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और आपको ध्यान रखना है। कहा क्या गया है? इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस। फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस की हम बात करें तो साइंस के जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, इस सब्जेक्ट को अगर आपको प्रूव करना है तो देखिए इसके लिए आपके पास बहुत सारे एविडेंसेस होते हैं। जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करके वो एविडेंस दे सकते हो। और जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ कि अगर आप लिटमस पेपर का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अगर आपने उसको महाराष्ट्र में किया या इंडिया में किया या इंडिया के किसी भी कॉर्नर में किया या वर्ल्ड में जाके किसी भी कॉर्नर में किया, तो उसका रिजल्ट सेम आने वाला, उसका रिजल्ट चेंज नहीं होगा, इसका रिजल्ट वैरी नहीं करेगा, थोड़ा मोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन आखिरकार आपको कंक्लूजन तो सेम मिलने वाला है। मतलब उस एक्सपेरिमेंट को आप बार बार दोहरा सकते हो। दैट इज अ ग्रेट एडवांटेज व्हाट दिस फिजिकल एंड नेचुरल साइंस प्रोवाइड्स टू ऑल पीपल। और ये टाइम और स्पेस की बात करें, मतलब क्या, लोकेशन से वैरी नहीं करता है। ये एक बार जो प्रूव हो जाता है वो प्रूव हो जाता है और उसके बेसिस पर आप बहुत सारा हाइपोथेसिस बना सकते हो, बहुत सारे फॉर्मूलेस बना सकते हो। दिस इज द केस विद द एम्पेरिकल साइंसेस एज वेल एज द फिजिकल और नेचुरल साइंस, जहाँ पर आप एम्पेरिकल मेथड्स, लेबोरेटरी मेथड लगा सकते हो। लेकिन क्या ये सेम मेथड हिस्ट्री के अंदर फॉलो होता है? नहीं, ये सेम मेथड हिस्ट्री के अंदर नहीं फॉलो होता है। तो उसको हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए कैसे क्या होता है सारी चीज़ें। In historical research, it may not be possible to use the method of laboratory experiments and observation. This is so because we are not present in the historical
time and space, and the historical events cannot be recreated. Also, in history it is not possible to formulate laws that remains true irrespective of the time and space. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही उन्होंने कि जैसे हमने पिछले बार में देखा कि जो फिजिकल साइंस होती हैं, जो नेचुरल साइंस होता है, उसके अंदर आप बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलेज यूज़ कर सकते हो, लेबोरेटरी मेथड यूज़ कर सकते हो, कभी भी किसी टाइम पर आप यूज़ करते हो, उसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, उसका कोई लोकेशन बाउंड्रीज नहीं होता है, आप कभी भी किसी टाइम पर परफॉर्म कर सकते हो और आपको सेम रिजल्ट मिलेगा. बट दिस इज़ नॉट केस विद द हिस्ट्री. व्हेन यू वांट टू परफॉर्म हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट यू कांट डू इट, बिकॉज पॉसिबल नहीं है ना. अगर आपको फॉर एग्जांपल छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान की वॉर के बारे में स्टडी करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, इज इट पॉसिबल फॉर यू पीपल? क्या आप वापस से छत्रपति शिवाजी महाराज को ला सकते हैं? क्या आप अफजल खान को वापस से ला सकते हैं? क्या वो उस वॉर के सिनेरियो को फिर से आप क्रिएट कर सकते हैं? डैट नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल है ही नहीं. तो यहाँ पर एक टाइम बाउंडेशन होता है, एक लिमिट बाउंडेशन होती है. तो सेम टाइप की जो इंपेरिकल स्टडी आप फिजिकल साइंस के अंदर कर सकते हो, वो हिस्टोरिकल साइंस के अंदर नहीं कर सकते, हिस्ट्री के टाइम में नहीं कर सकते हैं. यहाँ पर आपको हाइपोथेसिस की ज़रूरत होती है. यहाँ पर आपका यू कैन से लॉजिक बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपका पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो. तो ये हिस्ट्री और साइंस के अंदर डिफरेंस है. जो फिजिकल साइंस है, नेचुरल साइंस है, उसके अंदर ये सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है. तो आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझी होगी अभी तक जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. नेक्स्ट वन, टू बिगिन वी नीड एन एक्सपर्ट हु नोज द नॉलेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. तो जैसा कि इन्होंने सही बताया, अब साइंस का एक्सपेरिमेंट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए कोई बंदा एक्सपर्ट ही बंदा चाहिए. कोई अगर आपको किसी ने सिखा दिया तो आप भी परफॉर्म कर सकते हो, मतलब उतना ज़्यादा हाई लेवल की नॉलेज आपको नहीं लगती है. बट दिस इज नॉट द केस विद द हिस्ट्री. जब आपको हिस्ट्री लिखना होता है या हिस्ट्री को स्टडी करना होता है तो उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की ही ज़रूरत पड़ती है. हिस्टोरिकल मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ. जब हिस्टोरिकल आप रिसर्च करते हो तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट की ही ज़रूरत पड़ती है. क्यों ज़रूरत है आपको हिस्टोरिकल एक्सपर्ट की? क्योंकि जो सामने वाला बंदा है, सामने अगर हिस्ट्री का आपको कोई एविडेंस मिला है तो ज़रूरी नहीं कि वो स्क्रिप्ट आपको पढ़ने आ जाए, वो लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए, वो स्टाइल ऑफ राइटिंग आपको समझ में आ जाए. तो वो किसको समझेगी? जो उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होगा, जो उसको समझ सकते हैं, जो उसको रीड आउट कर सकते हैं, जिनको क्रोनोलॉजी की नॉलेज है, जिनको स्क्रिप्टोलॉजी की नॉलेज है, जिनको न्यूमेनिस्टिक की नॉलेज है. ये सारी की नॉलेज जिसको होगी वही इस बंदे उस फील्ड के अंदर रिसर्च कैरी आउट कर सकता है. सो द एक्सपर्ट कैन एग्जामाइन द ऑथेंटिसिटी of the document by using criteria such as lettering style, author style of writing, manufacturing date and type of paper, stamps, authority, etc. अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि जो आपको डॉक्यूमेंट्स मिले हैं या जो उसके रिलेटेड एविडेंस, हिस्ट्री के रिलेटेड एविडेंस मिले हैं, वो ऑथेंटिकेट हैं या नहीं, मतलब वो रियली में ट्रू है, फेक है, या आपके रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, वो ये डिफरेंस बता सकते हैं. हम आन जो पब्लिक है, वी द कॉमन पीपल कांट टेल इट प्रॉपरली, हम नहीं बता सकते हैं उसको अच्छे से, क्योंकि अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगा तो ये एक्सपर्ट जो है इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच इज़ फेक एंड विच इज़ रियल. तो उसके बीच में आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो क्या मतलब उनके पास कोई दिव्य दृष्टि होती है? ऐसा कुछ नहीं होता है. दे डोंट हैव सच काइंड ऑफ, यू कैन से, डिवाइन आइज एंड ऑल विच वी हैव वर्ड इन महाभारत एंड रामायण. इट्स नॉट लाइक दैट ओवर हियर. यहाँ पर जो बंदे को होती है, मतलब उसके बारे में बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है. क्या क्या का नॉलेज होना चाहिए उनके पास? तो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे लेटरिंग स्टाइल, किस टाइप के लेटर्स को उन्होंने किस टाइप के स्टाइल में लिखा है, स्क्रिप्ट कैसी है उसकी, ऑथर्स की स्टाइल ऑफ राइटिंग कैसी है, मैन्युफैक्चर डेट क्या है, कब ये मैन्युफैक्चर हुआ है, किस टाइप का पेपर यूज़ किया गया है. क्योंकि जैसा आप एंशिएंट पीरियड की बात करोगे, अगर आपको कोई बुक मिली और ये मतलब आपके नवनीत के बुक पे लिखी हुई है तो आप उसको नहीं मान सकते, क्योंकि सिंपल सी बात है, पुराने ज़माने में नवनीत की नोटबुक्स नहीं हुआ करती थी, ताड़पत्र हुआ करते थे. तो ये सारी चीज़ें उनको पता होना चाहिए. स्टैम्प किसका है, पहले राजा महाराजाओं का आपको जैसे पता होगा स्टैम्प्स होते थे. कोई भी अगर किसी के बीच में ट्रेड करना है तो राजा महाराजा अपने स्टैम्प्स लगाया करते थे. तो किस अथॉरिटी की स्टैम्प है, ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ती है जब भी आप हिस्ट्री के फील्ड में रिसर्च करते हो. ओके, Now, such a document is further scrutinized by a historian with the help of the relevant historical references. और इसको सिर्फ यहाँ तक ही नहीं छोड़ा जाता है, इसको बहुत ही स्क्रूटनाइज तरीके से, स्क्रूटनाइज मतलब क्या, बहुत ही बारीकी से यहाँ पर जांच होती है इसकी अलग अलग रेफरेंसेस के थ्रू. जैसे कोई चीज़ अगर आपको मिली है, फॉर एग्जांपल आपको अशोक सम्राट के पीरियड का कुछ मिला है, तो अशोक सम्राट के जो भी उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे उससे वेरीफाई किया जाएगा कि हाँ ये इनकी स्टाइल ऑफ राइटिंग मैच करती है या नहीं मैच करती है, इनकी स्क्रिप्टोलॉजी मैच करती है या नहीं मैच
करती है, इनका स्टैम्प मैच करता है या नहीं मैच करता है। तो ये बहुत ही बारीकी से सारी चीज़ों को किया जाता है, तो ये इतना ईजी नहीं होता है। सो बेसिकली इसके अंदर अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस और द स्टडी, किस तरीके से फिजिकल नेचुरल साइंस की स्टडी में डिफरेंस होता है और किस तरीके से हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर डिफरेंस होता है। ये दोनों चीज़ों को हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया है। अब नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विथ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज अ हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। अब हिस्टोरिकल रिसर्च जो मेथड है, जैसा कि कोई भी रिसर्च हो, आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। चाहे आप साइंस का रिसर्च कर रहे हो, साइंस के एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो एक प्रोसीजर होता है। अब डायरेक्टली ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली जाते हो साइंस के लैब में और डायरेक्टली आप कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो, ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर देते। नहीं, पहले आपको एम स्टडी करना पड़ता है, आपको प्रोसीजर्स, आपको केमिकल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, फिर आप प्रोसीजर को रीड करते हो, प्रोसीजर उस तरीके से कैरी आउट करते हो, उसके बाद आप ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्व करने के बाद आप कंक्लूजन पे पहुंचते हो। तो इन द सेम मैनर हिस्ट्री के अंदर भी एक प्रोसीजर फॉलो होता है। तो उस प्रोसीजर को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो हिस्ट्री अगर आपको लिखना है, हिस्ट्री के नरेटिव करनी है, जैसे राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव, अगर हिस्ट्री को आपको लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। सो एक एक करके स्टेप्स को हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज योर एग्जामाइनिंग रेलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। बहुत ही ज़रूरी है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर किसी भी चीज़ के बारे में आप हिस्ट्री लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप यूरोपियन के हिस्ट्री के बारे में लिख रहे हो या आप ब्रिटिश इंडिया के बारे में लिख रहे हो, तो जो डॉक्यूमेंट है आपके पास, उसका जो रेफरेंस होना चाहिए वो रेलेवेंट है या नहीं है, मतलब वो फेक है या रियल है, ये सबसे पहले जांच करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, तो उसकी जांच करना सबसे पहले ज़रूरी है। सबसे पहला स्टेप होता है यू नीड टू एग्जामाइन द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। सेकेंड, collecting historical information, highlighting the process that lead to the historical transition, carry out comparative analysis। अब उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई डॉक्यूमेंट्स मिले, अब आपने एग्जामाइन कर लिया, चलो एग्जामाइन करने के बाद आपको पता चल गया हाँ ये रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है, तो क्या इसी बेसिस पर बस एक स्टेप में आप समझ जाओगे रेलेवेंट है क्या नहीं, फिर आप उसको कंपेयर करते हो। आप किससे कंपेयर करोगे उसको, अलग अलग चीज़ों से, मतलब जो भी उसके रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश इंडिया के बारे में आप स्टडी करो तो ब्रिटिश इंडिया के रिलेटेड और सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, उस डॉक्यूमेंट से आप उसको कंपेयर करोगे, फिर उसको एनालाइज करोगे कि क्या वो सही है या नहीं है। ये सारी चीज़ों को आप कैरी आउट करते हो। एंड थर्ड वन इज योर अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट एंड ऑल्सो वेरियस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। अब देखो, अब क्या करोगे आप कि अब दोनों चीज़ हो गई, कंपैरिजन हो गई, रेलेवेंसी आपने आइडेंटिफाई कर ली। अब आप देखोगे कि टाइम पीरियड, कौन से टाइम पीरियड का ये डेटा है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि टाइम पीरियड का कल आप मान लेते हो कि हाँ ये सच है, सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये सच है, बट क्या वो उसी टाइम की है, क्या वो ब्रिटिश इंडिया के रिलेटेड उसी टाइम में ये हिस्ट्री लिखी गई है या नहीं लिखी गई है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, फिर क्रोनोलॉजी की आप स्टडी करते हो, आप टाइम का स्टडी करते हो, टाइम पीरियड का स्टडी करते हो, वो कहाँ से है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, स्पेस की बात करते हैं कहाँ से ओरिजिन हुआ है, इसके बारे में आप स्टडी करते हो। हिस्टोरिकल इवेंट्स जो उसके अंदर मेंशन की गई है वह क्या वो ट्रू है या नहीं है, इसके बारे में आप देखते हो। और फाइनली आप एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाते हैं। फ्रेमवर्क मतलब, ये फ्रेमवर्क बनाना क्या होता है, मतलब एक प्रोसीजर को आप फॉलो करते हो, फ्रेमवर्क बनाते हो कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, पर्सपेक्टिव, आपको एक पर्सपेक्टिव चाहिए। तो फाइनली ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर आप फोर्थ स्टेप पर आते हो। और तो फोर्थ स्टेप क्या होता है, फॉर्मुलेटिंग रेलेवेंट क्वेश्चन इन द वे ऑफ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपने तीनों स्टेज पार कर लिए, आपने एग्जामाइन कर लिया, ऑथेंटिकेट डेटा है, आपने कंपेयर कर लिया एक दूसरे से कि हाँ सही है या नहीं है, आपने टाइम और इसके यू कैन से स्पेस के बेसिस पर उसको कंपैरिजन कर लिया, आपने उसको ऑथेंटिकेट साबित कर दिया हाँ अब ये सही है, तो इसके बाद आपने क्वेश्चंस पूछना है, रेलेवेंट क्वेश्चन उसके रिलेटेड। रेलेवेंट क्वेश्चन अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि आप कोई भी चीज़ स्टडी करते हो और स्टडी करने के बाद आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं, तो आप समझ लेना कि आपकी स्टडी सक्सेसफुल हुई है, आपका रिसर्च सक्सेसफुल हुआ है। वरना आप स्टडी कर रहे हो और उससे कुछ आंसर्स मिल ही नहीं रहे हैं। आपने एक आर्टिकल पढ़ा और आर्टिकल से उसका कोई लेना देना, उसके रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो वो रेलेवेंट आर्टिकल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आपको एक रेलेवेंट क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, खुद से क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे कि अगर ब्रिटिश इंडिया में आए तो क्यों आए, ब्रिटिशर्स ने इतने साल रूल किया तो उसके पीछे क्या रीज़न था, व्हाट वाज द रीज़न, हाउ द ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया, हाउ दे एक्सप्लोर्ड द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट। ये सारी क्वेश्चंस के जब आपको आंसर मिलेंगे, दैट टाइम यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। और उसके बाद आपको पांचवें स्टेप पर आना पड़ेगा, दैट इज फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज विदाउट एनी हाइपोथेसिस यू कांट
कंडक्ट और परफॉर्म एनी काइंड ऑफ दिस रिसर्च, क्योंकि कोई भी बिना हाइपोथेसिस के कोई रिसर्च आप परफॉर्म नहीं कर सकते। आपको एक हाइपोथेसिस होना है, पहले से आपके माइंड में एक स्टोरी होना चाहिए। वो स्टोरी कैसा है कि आप अपने ऊपर डेवलप नहीं कर सकते, वो जो आर्टिकल्स आपने रीड किया है उसके रेलेवेंसी को चेक करने के लिए उसके रिलेटेड आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो, अपनी एक अलग सी स्टोरी बनाते हो, और वो वैलिड स्टोरी होना चाहिए। नहीं कि अपने मन के अंदर अगर आप वो फॉर एग्जाम्पल किसी किंग के बारे में स्टडी करो, वो किंग आपको पसंद नहीं तो आप इसके बारे में नेगेटिव हाइपोथेसिस बना दोगे, ऐसा नहीं। मतलब उसके रिलेटेड हाइपोथेसिस आपने बनानी है, और जब वो आपके हाइपोथेसिस को फुलफिल करता है दैट मीन्स आपका कहीं ना कहीं आप एक और स्टेप फॉरवर्ड मूव कर जाते हो। और अब जो है सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट स्टेप पर हम आते हैं, क्रिटिकली एग्जामाइनिंग ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब ये पांचों चीज़ आपने कंडक्ट करने के बाद जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपने क्रिटिकली एग्जामाइन करना है वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। जो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री अलग अलग सोर्सेस हैं, मतलब कहाँ कहाँ से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, वो सारे सोर्सेस से आपको जो आपके पास डेटा है उस डेटा को आपने कंपेयर करना है। और फाइनली यहाँ पर आपका राइटिंग कंप्लीट होता है, यानी रिसर्च वो कंप्लीट करता है होता है। अब आप इसको राइट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये सारे मेथड को फॉलो करने पड़ते हैं व्हेन राइटिंग द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। सो आज के लिए बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। बाकी का जो पोर्शन है वी आर गोइंग टू कंडक्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।